बेहद दुखद हादसा है, लेकिन चीजें क्या स्पष्ट नहीं है? क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या आयोजक लोगों ने गंभीर गलतियां नहीं की हैं? आयोजकों का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? उस बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? जिस तरीके से वहां पर शासन और प्रशासन फेल्योरिटी है, डीएमएसपी की जिम्मेवारी तय नहीं है, जिस तरीके से वहां पर लोग कराह रहे हैं, मर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? एफआईआर में आप अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा कराते हैं, जबकि बाबा और उसके चेले तमाम आयोजक मंडल में हैं, साफ दिखाई दे रहा है। ये सरकार क्या उस बाबा को बचाना चाहती है? एक बात। और दूसरी बात, हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री आपके सामने हैं, छोटे छोटे भंडारे तक के फेती काटने चले जाते हैं। वो कहां है? वो इस वक्त कहां पर हैं? मुख्यमंत्री कहां है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज हम जाएंगे। करने क्या जाएंगे आप? प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? एफआईआर में लोगों का नाम क्यों नहीं डला? मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा आप देने जा रहे हैं। आप लोकल लोगों से मिल करके उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, उन घायलों के दुख दर्द पर नमक लगाने जा रहे हैं। मेरा आरोप है स्पष्ट रूप से संवेदनहीन रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, उनके मुख्यमंत्री का, उनके उप मुख्यमंत्री का। और उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें साजिश भी हो सकती है। अरे पाकिस्तान की साजिश, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, जिसकी भी आप चाहे चीन की साजिश निकालिए, और आपके रहते साजिश हो कैसे रही है? आपको साजिश का भी बताना होगा, लोगों का विश्वास भी दिलाना होगा, और ये झूठी कोरी गपबाजी और जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। मेरा तो आरोप है कि जिस समय यह हादसा हो रहा था, उस वक्त आपके सारे उप मुख्यमंत्री, सारे वरिष्ठ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का बेसुरा भाषण सुन रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। भाषण सुनने के बाद आप लोग जागे हैं। मेरी मांग है कि जितने मृतक हैं उनकी मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, घायलों का उचित इलाज कराया जाए, घायलों को बेहतरीन सुविधाएं दिलाई जाए, और दोषी अधिकारियों के और आयोजकों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। हालांकि ये जो आपने किस में साजिश है तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी, या घटना हुई तो कैसे हुई इसकी भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही 2 लाख रुपए जो उन्होंने धनराशि की भी बात कही है, जैसा कि आपने बताया 50,000 रुपए घायलों को भी मुआवजा दिया। साजिश का मतलब क्या है? अगर साजिश की है तो आप लोग क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? साजिश में विदेशी हाथ है, अंतर्राष्ट्रीय है, या पैराबोलिक हाथ? कहां का हाथ है आप बताएंगे? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपकी प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस एकदम ऐसी चुस्त दुरुस्त है कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, जेलों में हत्याएं हो जाती हैं, और आप बता रहे हैं जहां हादसा हो रहा है, जहां पे ये घटना हो रही है, वहां पर क्या इस साजिश में शासन, प्रशासन और आयोजक मंडल सब शामिल हैं? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं आपके डीएम और एसपी ने जिस आयोजन की परमिशन दी है वो साजिश में शामिल है? अगर वो है तो उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जेल क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, ये कुल मिलाकर के थेथरई कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, जिम्मेवारी से बचने की बात कर रहे हैं। और रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा राशि तो कई गुना बढ़ाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जो दृश्य मिले उसके बाद अब हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा कि अपमानजनक बयान सहयोग है या ये प्रयोग की तैयारी, हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, काश आपने जगत गुरु शंकराचार्य जी का बयान पढ़ लिया होता या सुन लिया होता, जो कल उन्होंने तमाम न्यूज एजेंसियों को दिया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हिंदू 2 शब्दों से बना है, ही और दू। ही यानी हिंसा, दू यानी दूर। हिंसा से दूर रहने वाला ही हिंदू हो सकता है। तो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग और आपकी विचारधारा के लोग कतई हिंदू नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सही कहा था। परसों जो राहुल गांधी जी ने कहा था वही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, और शंकराचार्य जी का बार बार अपमान करना आप लोग बंद कर दीजिए। अयोध्या में भी आपने शंकराचार्य जी के अपमान किया था, आपके लोगों ने अपमान किया था, और यहां पर भी आप अपमान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें सदन के अंदर जो राहुल गांधी जी ने उठाई हैं उन पर जवाब दीजिए। जवाब दीजिए नीट पर, जवाब दीजिए आप पेपर लीक पर,
जवाब दीजिए आप किसानों की एमएसपी पर, जवाब दीजिए आप महंगाई पर, लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य से आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़ी सोच का आदमी कुछ नया नहीं सोच सकता। इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और राहुल गांधी जी तक के इतिहास पर तो बोल रहा है और इतिहास को विकृत तो कर रहा है, लेकिन अपने भविष्य की कोई बात नहीं बता रहा। ऐसी सोच को बूढ़ी सोच कहते हैं और ये सोच अब देश सहने के लिए तैयार नहीं है। मारा मुझे, इसने मारा मुझे, यहाँ मारा वहाँ मारा, इस तरह की तमाम बातें कही। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा स्कूल से वापस आया, अपनी माँ के सामने जोर से रोने लगा और कहने लगा कि आज स्कूल में मुझे पीटा गया और चिंतित हो गया। उससे पूछा गया कि क्या बात हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में दूसरे बच्चों की माँ को गाली दी। उसके बाद बच्चों ने किताबें फाड़ दी, उसके शिक्षक ने शोर मचाया। राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का कमेंट किया। राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि कह रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं वो बूढ़ी बुद्धि के स्वामी हैं। बैल बुद्धि नहीं कहेंगे, हम बूढ़ी बुद्धि के स्वामी हैं वो लोग। बालक बुद्धि तो परिपक्व हो जाती है और हो गई है, लेकिन बूढ़ी बुद्धि कभी जवान नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, सूद समेत आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा। एक बात, और रही बात प्रधानमंत्री जी, आपने तो राहुल गांधी जी की मां के बारे में तमाम अपशब्द कहे, कांग्रेस की विधवा कहा, कांग्रेसियों को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेसियों को सुरपणखा कहा, लेकिन कभी राहुल गांधी जी ने आपकी माताजी के प्रति अनादर व्यक्त नहीं किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी के नाम नरेंद्र मोदी जी मेरी मां के लिए कुछ भी कहें, मैं नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए कुछ नहीं कहूंगा। अपने अपने संस्कार हैं। बूढ़ी बुद्धि में और परिपक्व बुद्धि में कल संसद में फर्क साफ दिखाई दे गया कि मुद्दों की जगह प्रधानमंत्री जी अपनी खींच उतारते, अपना गुस्सा उतारते नजर आए, चूंकि राहुल गांधी जी ने उन्हें सच का आईना दिखा दिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर के भी और बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कांग्रेस वो लोग हैं जिन्होंने देश में दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ अन्याय किया और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब के सीधे हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को साजिश के साथ चुनाव हरवाया गया। इतना ही नहीं, उनकी हार का जश्न भी मनाया गया। बाबू जगजीवन राम को भी उनका हक नहीं दिया गया। इस तरह के तमाम उन्होंने पुराने मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जी की बूढ़ी बुद्धि पर अब हंसी आती है हमको। ये उनकी बूढ़ी बुद्धि की ही सोच है कि ना तो उन्होंने इतिहास पढ़ा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, जो आपके पितृपुरुष थे, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। ये भी अपने आप में एक सच है। ये भी अपने आप में एक सच है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष कांग्रेस ने और नेहरू जी ने ही बनाया था। ये भी अपने आप में सच है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम जी को बनाया था। और एक सच ये भी है कि आपके एकमात्र दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को आप लोगों ने जेल भिजवाया था। अपने अपने सच हैं। आप दलित अध्यक्षों को जेल भिजवाते हो और हम दलित के नाम पर दलित अध्यक्ष भी बनाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाते हैं। कांग्रेस का भी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। आपकी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, किस कास्ट से हैं, ये भी देख लीजिए। क्योंकि आपको जाति जनगणना नहीं करानी है। आप जाति जनगणना से भागना है, आपको आरक्षण खत्म करना है, आपको दलितों के लिए संविधान खत्म करने के प्रावधान करने हैं, नौकरियां नहीं देनी है आपको। इसलिए आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर से सोच को, अपने ऊपर की सोच को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब जनता नहीं मानने वाली। जनता सब जान चुकी है, दलित पिछड़ा जान चुका है कि आप जाति जनगणना के हक में नहीं हैं। आप अडानी अंबानी के हक में हैं। आप अडानी जी को ही सारे संसाधन देना चाहते, दलितों को और पिछड़ों को आप उनका हक नहीं देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जानते हुए आप संसद में कुछ भी बोलिए, आपकी बूढ़ी बुद्धि को अब कोई सुनने वाला है नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार भी बात करी, उन्होंने कहा कि पेपर लीक का जो मुद्दा है उसके लिए नौजवानों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम उस पर हर चीज पर निगरानी रख रहे हैं। देश भर में इसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं जो लोग पेपर लीक में शामिल थे, और आने वाले समय में इसको बेहतर करेंगे। मैं सहमत हूं प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी युवाओं का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, उनको बेरोजगार बना रहे हैं। पिछले 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक उन्हीं की सरकार में हुए हैं।
बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी न मिल सके, इसका हर यत्न प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल न तो किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, न उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, चूंकि शिक्षा महंगी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल दी है। वो चाहते हैं कि बेरोजगार सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अफवाह तंत्र के पढ़ें, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ें और उसके बाद सिर्फ अफवाह तंत्र का हिस्सा बन जाएं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जॉम्बी बन जाएं। बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच कहीं ना कहीं बहुत खराब है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, अब तक कोई पेपर लीक की इन्होंने फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं करी। कोई पेपर का जो भी आई वैकेंसी, 29 लाख से ज्यादा की वैकेंसीज हैं, उनको भरने की बात नहीं करी केंद्र में। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि सारा युवा आपकी सोच को जान गया है, आपकी बूढ़ी सोच को जान गया है। आपकी बूढ़ी सोच अब नहीं चलने वाली।